एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। काफी समय के बाद मुलाकातें हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। टॉपिक को हम लोग अपने क्लियर करते हैं। जो पिछला टॉपिक आपने पढ़ा था, क्या आपको समझ में आया था? बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश क्या होता है? फॉर्मल चार्ज निकालना हम लोग सीख चुके थे। उसका फॉर्मूला भी मुझे पता है कि आप लोगों को याद आ रहा होगा। कुछ होमवर्क भी दिए थे, उम्मीद है कि वो भी आप लोग कर लिए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अष्टक का। अष्टक के नियम की सीमाएं क्या क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग? अष्टक अष्टक नियम की नियम की सीमाएं, क्या क्या सीमाएं हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे क्या क्या होता है। तो इनकी जो सीमाएं हैं, अष्टक नियम क्यों दिया गया था ये तो आपको पढ़ाया गया, पहले से ही पता होगा। अब इनकी सीमाएं क्या है, क्या ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ये लागू हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये बोला जाता है बेटा कि जो अष्टक का नियम है, जो अष्टक का नियम है, आवर्त सारणी में जो हमारा अक्रिय गैस है उसके परमाणु क्रमांक के निकट आने वाले जो भी आसपास तत्व हैं, जो भी उसके निकट आते हैं, वो क्या कहलाएंगे? अष्टक नियम की सीमाएं में आएंगे। वो क्या कहलाएंगे बेटा? अष्टक नियम की सीमाएं में आएंगे। मतलब कि उनको आप ये कह सकते हो कि उनपे अष्टक का नियम फॉलो होगा, बाकी जो नहीं आएंगे उनपे अष्टक का नियम नहीं फॉलो होगा। दूसरी बात इन्होंने कहा था, लिथियम बेरियम और बेरिलियम को छोड़कर बाकी सब पे अष्टक का नियम लागू होता है। बात समझ में आ रही है? तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें पढ़ना है, याद रखना है। तो ये दो बातें याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपसे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। बोला जा रहा है कि अष्टक नियम की सीमाएं, अष्टक नियम की क्या क्या सीमाएं हैं इसके बारे में। अष्टक नियम केवल उन तत्वों के यौगिक पर लागू होता है जो परमाणु क्रमांक, जो भी परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस के निकट होता है। बात समझ में आ रही है? ये बोला जा रहा है कि अष्टक नियम की जो होंगे वो उन तत्वों पर लागू होगा या उन यौगिकों पर लागू होगा जिनका क्या होगा, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक अक्रिय गैस के आसपास होगी, निकट होगी। नेक्स्ट बोला जा रहा है, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों में लिथियम बेरियम और बेरिलियम को छोड़कर अन्य सभी तत्वों पर अष्टक नियम लागू होता है। बेटा ये सारी जो चीजें लिखी जा रही है ये इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को याद रखिएगा, क्योंकि ये सब पूछ ले जाएंगे तो शायद आप भूल जाएंगे, लेकिन जब याद रखेंगे तो याद रहेगा। इन सब पे अंडरलाइन कर दिया करिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अष्टक नियम के अपवाद। अष्टक नियम के क्या क्या अपवाद है उनके बारे में। तो ये बोला जा रहा है, ये सब पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। कई प्रकार के ऐसे विद्युत संयोजी और उप सहसंयोजी यौगिक अस्थायी यौगिक हैं जिसके ऊपर अष्टक नियम लागू नहीं होता है। अब किस पे नहीं लागू होता उसकी बात करते हैं। कई विद्युत संयोजी यौगिक पर अष्टक नियम लागू नहीं होता, जैसे हीलियम संरचना के धनायन। जो हीलियम संरचना है उस पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगी बेटा, उसकी बात करा। फिर संक्रमण तत्वों के धनायन, मतलब जितने भी संक्रमण तत्व हैं उनके धनायन की बात हो रही है, उनकी बात हो रही है कि उन सब पे ये सब क्या होगा, अपवाद में रहेंगे। अष्टक का नियम लागू होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको डिटेल से पढ़ाई जा रही है, याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला जा रहा है कि कई सहसंयोजक यौगिक पर अष्टक नियम लागू नहीं होता है। कई भी ऐसे सहसंयोजक है जिन पे अष्टक नियम लागू नहीं होता है, BeCl2 और BCl2। ठीक, याद रखिएगा। फिर यह नियम अष्टक की आकृति स्पष्ट नहीं करता, यह नियम अणु की आकृति स्पष्ट नहीं करता। मतलब ये जो नियम है बेटा, ये अणु की संरचना कैसी होगी ये नहीं बता सकता। फिर दूसरा बोला जा रहा है कि यह अणु की ऊर्जा यथार्थ तो उसके सापेक्ष अस्थाई के बारे में कुछ भी संकेत नहीं देता। ये क्या करेगा, अणु के ऊर्जा के बारे में नहीं बताएगा, वो अस्थाई है या नहीं है, ये सारी चीजें ये सब नहीं बताएगा। कुछ और भी अपवाद है, ये सब याद रखिएगा। ठीक, लिखवा देंगे, इन सबको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं आपसे, इतना नोट कर लीजिए इसको। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि कई उप सहसंयोजक यौगिकों और संकर आयनों में केंद्रीय परमाणु पर अष्टक नियम लागू नहीं होता। इस पर अष्टक नियम लागू नहीं होता। ये कौन है? सेंट्रल एटम है। कौन है बेटा? सेंट्रल एटम है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है केंद्रीय परमाणु, तो ये सेंट्रल एटम है। और CN क्या है? साइनाइड। ये क्या है? इसका आउटर मोस्ट लिगेंड है, बाहरी वाला लिगेंड है। ये अभी आप लोगों को 12th में पढ़ाएगा, लेकिन जो बेसिक सी बातें हैं ये जानिए। जो बीच में रहेगा, जो अकेला रहेगा, वो सेंट्रल मेटल कहलाएगा। ठीक, फिर नोट करके क्या दिया गया है कि परमाणु
अपने वाह कोश के इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के साथ साझेदारी द्वारा अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करता है। ठीक है, फिर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए रासायनिक आबंध बनते हैं जो निम्न प्रकार से दिए गए हैं। कुछ इस प्रकार से बंध बनाएंगे, विद्युत संयोजी या आयनिक आबंध, जिसको हम लोग बंध भी कह सकते हैं। फिर सहसंयोजिक आबंध क्या होता है? अब पहली बात कि हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बंध क्या होता है। तो आयनिक बॉन्ड हम लोग किसे कहते हैं? आयनिक यौगिकों के उपस्थित परमाणुओं के मध्य पाया जाने वाला बंध क्या कहलाता है? आयनिक बंध कहलाता है। इसको क्या लिखेंगे आप लोग? आप लिखेंगे आयनिक यौगिकों के परमाणुओं के मध्य पाया जाने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। ठीक, आयनिक बंध कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? आयनिक बंध कहलाता है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? आयनिक यौगिकों के परमाणुओं के मध्य पाया जाने वाला बंध क्या कहलाता है? आयनिक बंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग क्या लेते हैं? NaCl लेते हैं ना, तो जैसे NaCl ले लीजिए, जब बेटा इसको हम लोग तोड़ देते हैं तो ये अपने आयंस में टूट जाता है, कुछ इस प्रकार से ये टूटता है। आप समझ रहे हो ना? इनमें जो आयंस पाए जा रहे हैं यही क्या कहला रहे हैं? आयनिक बंध, क्योंकि इन्हीं दोनों से आपका क्या बन रहा है? आयनिक बंध बन रहा है। ये सारी चीजें आपको बेसिक से पढ़ाया गया है, तो हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक इसमें कोई भी दिक्कत होगा। अब नेक्स्ट इसके आगे हम लोग लिखते हैं कि इसके जो पॉइंट है छोटे छोटे, उन सब चीजों को लिख लेते हैं कि ये वास्तव में होता क्या है। तो उन सब पॉइंट को नोट करते रहिए। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जो आयनिक या इलेक्ट्रोवायलेंट बंधन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से बनता है। ठीक, ये आयनिक बंध की बात हो रही है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट। ठीक, फिर सामान्यतः इनका निर्माण धातुओं एवं अधातुओं के बीच होता है। ये सारी चीजें हम लोग बेसिक से पढ़े हुए। हम कह सकते हैं कि यह स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। ठीक है, ये क्या कह सकते हैं? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो विपरीत आवेश वाले आयनों को एक साथ बांधे रखता है। जब से इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो बंध पाए जाएंगे इन दोनों को क्या किया रहेगा? एक साथ बांधे रहेगा। समझ में आ रही? और जैसे इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें सेम चार्ज आ जाएंगे, एक दूसरे को ये सब रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। लेकिन जैसे इसमें अपोजिट चार्ज आएंगे, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? बांधे रखेगा। और कौन सा वो लगाएगा? फोर्स, विद्युत, स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा यहाँ पे। ये चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है जो यौगिक आयनिक या विद्युत संयोजी बंध द्वारा बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत कॉमन है NaCl। ठीक, कौन है? NaCl है, ये विद्युत संयोजी है। क्या है? विद्युत संयोजी है बेटा। इसी को हम लोग जब इसके पहले तोड़ रहे थे तो ये कुछ इस प्रकार से ये टूट रहा था ना। देखो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ये दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें हम लोग हेडिंग बनाइएगा आप लोग, इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कोई बता सकता है क्या कि इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे कहते हैं? आप बिल्कुल बता सकते हो। ये सारी चीजें आप पढ़े हो कि इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे कहते हैं। आपको क्लास 9 से सब सिखाया जाता है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे कहते हैं। तो आप जानते हो बेटा कि कोई भी होता है आयनिक जो बंध होता है वो इलेक्ट्रिक बंध का निर्माण करता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे आयनिक बंध बनाता है। आयनिक यौगिक जो होते हैं वो आयनिक बंध बनाते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट वो क्या करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन को खोते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को पाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को खो देंगे या तो इलेक्ट्रॉन को पाएंगे। उन्हीं के दौरान ये बंध बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। मतलब जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी जरूरत होगी। ये एक अगर कोई भी ऐसे सोडियम
ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, एक हो जाती है। क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, एक हो जाती है। इलेक्ट्रोवैलेंस यही है जो प्राप्त करने और खोने इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन कितना खो रहा है कितना प्राप्त कर रहा है, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। तो इसको लिखिएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंसी एक आयनिक आयनिक बंध या या इलेक्ट्रोवायलेंट इलेक्ट्रोवायलेंट बंध के निर्माण में या निर्माण के दौरान, बंध के निर्माण के दौरान दौरान खोए या प्राप्त किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। बात समझ में आ रही है, क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। ये आपका यहाँ तक ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा ना, वो हम लोग पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के लक्षण, कि आयनिक यौगिकों के क्या क्या लक्षण है, इनके बारे में हम लोग सीखेंगे समझेंगे। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको हम लोग देखते हैं। हेडिंग बनाइएगा, आयनिक यौगिकों के आयनिक यौगिकों के सामान्य लक्षण। आयनिक यौगिकों के सामान्य लक्षण, इसमें पहला हेडिंग बनाइएगा भौतिक लक्षण या भौतिक अवस्था। आयनिक यौगिक जो होते हैं इनकी भौतिक अवस्थाएं कैसी होती है, तो आप बोल सकते हो बेटा आयनिक यौगिक सामान्यतः कैसे होते हैं, क्रिस्टली ठोस होते हैं। NaCl नमक को देखा है, वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है ना, दाने दाने के रूप में। तो वही चीज ये बोला जा रहा है कि जो आयनिक यौगिक है उनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो क्रिस्टली पाई जाती है। सामान्यतः वो क्रिस्टली ठोस अवस्था के रूप में मौजूद होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जाली के रूप में भी बताया जाता है। कैसा बताया जाता है, जाली संरचना के रूप में बताया जाता है। आप लिखेंगे आयनिक यौगिक सामान्यतः क्रिस्टली ठोस अवस्था के रूप में रहते हैं। ठीक, ठोस अवस्था के रूप में रहते हैं। और हम लोग इन्हें क्या कहते हैं बेटा, जिन्हें जाली अवस्था के रूप में या फिर जाली के रूप में, जिन्हें जाली के रूप में मौजूद माना जाता है। ठीक, या मौजूद रहते हैं। कैसे रहते हैं, जाली अवस्था के रूप में भी ये मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट इसमें बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हो कि आयनिक यौगिक अन्य गैसीय अवस्था की तरह, आप बोल सकते हो आयनिक यौगिक अन्य गैसीय अणुओं की तरह
अणुओं के रूप में, अणुओं के रूप में, रूप में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो। तो ये क्या होंगे बेटा, इन सब के रूप में ये नहीं रह सकते। ये हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, भौतिक अवस्था इसकी जान रहे हैं। कौन सी बात हो रही है, इसकी भौतिक अवस्था के बारे में हम लोग इनको पढ़ रहे हैं, आयनिक यौगिक के भौतिक अवस्था। अब दूसरी बात करेंगे कि इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है। दूसरा, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक तो सबको आता होगा, ये बेसिक सी बातें हैं, सब लोग जानते भी हो कि गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। आप ये बोल सकते हो आयनिक यौगिक के बीच उच्च अंतरा आयनिक क्या लगता है, बल लगता है, जिसकी वजह से इसका गलनांक और क्वथनांक क्या रहता है, उच्च रहता है। तो आप ये लिखेंगे इसमें आयनिक, आयनिक यौगिक या यौगिकों, आयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिकों के बीच, के बीच उच्च, उच्च अंतरा आयनिक, उच्च अंतरा आयनिक बल होता है, होता है, जिसके कारण, जिसके कारण, कारण इनका, इनका गलनांक एवं क्वथनांक, एवं क्या होगा, क्वथनांक उच्च होता है, उच्च होता है। ठीक, गलनांक और क्वथनांक आ गया ना, किसकी वजह से हो रहा है, इनके बीच में क्या लगता है, उच्च अंतरा आयनिक बल पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गलनांक एवं क्वथनांक इनका उच्च हो सकता है। तीसरी बात करते हैं हम लोग घुलनशीलता। इनकी घुलनशीलता कैसे है, मतलब जब हम लोग किसमें घोल सकते हैं और किसको इसमें घोल नहीं सकते। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, घुलनशीलता, घुलनशीलता। ठीक, घुलनशीलता के लिए आप क्या बोल सकते हो, बोलो। अब घुलनशीलता के लिए अपने सोच के बताओ कि क्या बोल सकते हैं। बोलोगे कि ये पानी में, जैसे नमक ले लो NaCl, ये आयनिक है ना, नमक क्या है, आयनिक है। तो आप बोलते हो कि जो नमक होगा वो पानी में आसानी से घुल जाता है, लेकिन आप किसी और चीज में इसको घोले हो क्या, नमक को, घुलता है कि नहीं, जरा कमेंट में बताना, ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाना, पानी के अलावा भी किसी और चीज में घोलना, देखना वो घुलता है कि नहीं। ये तुम्हारा यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो आप लिखोगे कि ये पानी में, पानी में घुलनशील है। ठीक है, या आप लिख सकते हो ये पानी जैसे ध्रुवी, ये पानी जैसे ध्रुवी। ठीक, विलायकों, विलायक का मतलब तो जानते हो ना, विलायकों में, में घुलनशील, घुलनशील होते हैं, होते हैं, लेकिन बेंजीन, लेकिन बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला लिख लीजिएगा C6H6। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन बेंजीन और क्या होता है, CCl4, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा, लिखो भाई ऐसे, तो इंग्लिश में लिख लो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे जैसे कार्बनिक कार्बनिक विलायकों में नहीं घुलता। ठीक, ये बेंजीन में नहीं घुलेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए उसमें नहीं घुलेगा। और भी आप क्या कर सकते हैं, कार्बनिक विलायक ले सकते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह ले लीजिए, केरोसिन वगैरह ये सब लीजिए, उन सब में ये सब आयनिक यौगिक जो होते हैं वो घुले नहीं पाएंगे। नेक्स्ट इसकी हम लोग बात करते हैं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता विद्युत चालकता किसे कहते हैं? विद्युत चालकता तो समझ में आ रहा होगा ना, जो क्या करे, करंट को कंडक्ट करे। ठीक, तो नमक क्या होता है, करंट को कंडक्ट करता है ना। अब देखो जब हम लोग देखे भी हैं कि अर्थिंग जहाँ पे रहता है, अगर लाइट हाफ रहती है तो क्या करते हैं, वहां पे नमक भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं। बेटा आप जब 12th में जाओगे तो वहां पे एक चैप्टर ही पूरा पढ़ोगे विद्युत चालकता से। ठीक, तो वहां पे आपको बताया जाता है कि जो नमक होता है वो ठोस अवस्था में, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में चालकता, मतलब विद्युत करंट का कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, तरल हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा पानी आप ऐड कर दीजिए, बहुत तेजी से कंडक्ट करता है नमक। तो हम लोग देखे भी हैं कि नमक जब हम लोग डालते थे तो वहां पे क्या करते थे, वहां पे हम लोग वाटर को भी ऐड करते थे ताकि क्या कर सके, करंट इजिली कंडक्ट कर सके। तो यहाँ पर वही चीज बोला जा रहा है कि विद्युत चालकता इसमें कैसा होगा कैसा नहीं। तो आप यहाँ पे लिखोगे ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था का मतलब है जब एक क्रिस्टल के फॉर्म में रहेंगे, तो आप लिखोगे ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में ये खराब खराब विद्युत चालक खराब विद्युत चालक होते हैं। लेकिन लेकिन पिघली, या तरल भी बोल सकते हैं, लेकिन पिघली हुई अवस्था में अवस्था में अवस्था में क्या बोल सकते हो, बोलो। लेकिन पिघली हुई अवस्था में क्या होते हैं, अच्छे विद्युत चालक होते हैं, अच्छे विद्युत चालक होते हैं। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए और उम्मीद है कि ये सब याद भी रहेगा आप लोगों को। इतना नोट कर लीजिए, याद रखिएगा भौतिक अवस्था कैसा होगा। हम लोग ज्यादातर देखते हैं हमेशा नमक से याद करो, नमक से जितना याद करोगे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको देख के भी लिख सकते हो। जैसे नमक, नमक हम लोग क्या देखते हैं कि वो आयनिक यौगिक है ना, क्या है, आयनिक कंपाउंड है, और वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा। कैसा रहेगा, क्रिस्टल, दानेदार। और जब हम लोग उनको बहुत बारीक से देखते हैं तो जाली स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, जाली स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो अणुओं की तरह, अणु के रूप में नहीं रह सकते, जैसे H2O2 Cl2 N2 के रूप में वो नहीं रहेंगे। गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं बेटा उनके बीच में क्या पाया जाता है, अंतरा आयनिक बल पाया जाता है, बहुत स्ट्रांग होता है फोर्स, जो क्या करते हैं उनके मॉलिक्यूल को क्लोजली पैक्ड रखे रहेंगे। जब किसी चीज को क्लोजली पैक्ड रखा जाता है तो उनका गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जैसे हम लोगों के लिए प्लास्टिक को मेल्ट करवाना इजी रहेगा, उसको पिघलाना, क्योंकि कम टेम्परेचर पे वो पिघलने स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आयरन की हम लोग बात करें तो आयरन में ऐसा नहीं होगा। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग 9 से बेसिकली पढ़कर आते हैं कि जो आयरन के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब क्लोजली पैक्ड होते हैं तो वो बहुत सॉलिड हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक, उनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो फिर उसी तरह से इनका भी है। घुलनशीलता क्या होगा, तो हम लोग जनरली देखते हैं कि भाई नमक तो है, पानी में हम लोग इजिली घोल लेते हैं। ठीक, लेकिन किसी और चीज में कभी घोला है क्या, नहीं। तो हम लोग घोल के भी देखेंगे, आप लोग घोल के घर पे यूज करके देखना उसको क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बेंजीन में नहीं घुलेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी नहीं घुलेगा, और भी कार्बनिक विलायकों में, विलायक का मतलब है किसी चीज को उसमें घोल देना, विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा भी होती है,
ये सारी चीजें बहुत बेसिक सी है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। और हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, मतलब विद्युत की बात करें, तो चालकता इसमें कैसा होगा, जब ये ठोस अवस्था में होती है बेटा तो ये खराब होती है। ये ठोस अवस्था में बहुत अच्छे से करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, तरल के फॉर्म में आ जाएगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इजिली कर ले जाएगा। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो इसमें क्या आता है नेक्स्ट आपका आयनिक अभिक्रियाएं। हेडिंग बनाइएगा, आयनिक अभिक्रियाएं। ठीक, आयनिक अभिक्रियाएं क्या होती है इनमें, तो जो आयनिक यौगिक होते हैं बेटे, इसमें बोला जाता है कि जो आयनिक यौगिक होता है, अगर हम लोग उसको आयनिक विलयन में डाल देते हैं तो वो टूटने लगते हैं। वो क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। जब ये टूटने लगते हैं तो अपोजिट मतलब विपरीत आवेश वाले चार्ज वाले जो होंगे वो बहुत तेजी से रिएक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ। तो एग्जाम्पल से भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक विलयन में, विलयन में, विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं जो विपरीत, जो विपरीत आवेश, जो विपरीत आवेश वाले, आवेश वाले आयनों के साथ, आयनों के साथ साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। ठीक, अभिक्रिया करते हैं। अब ये बात समझ में आ रही है ना, ये लोग क्या करेंगे, जब हम लोग किसी भी आयन को घोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयन उत्पन्न करेंगे, आयन में अपने टूट जाएंगे, जैसे उनपे अपोजिट चार्जेस आएंगे ये बहुत तेजी से अभिक्रियाएं करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो, ये क्या है, NaCl है, नमक है, और ये कौन है बताओ जल्दी से, कमेंट में जल्दी से इसका नाम बताओ। AgNO3 है। इसको क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की सिल्वर नाइट्राइट, बेटा ये सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक, अब जैसे हमने इनको डाला, नमक को हम जैसे इसमें डाल दें तो ये टूटने लगेंगे, ये क्या होंगे, सब अपने आयंस में टूटने लगेंगे। तो हम लोग जानते हैं ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे आया, तो आपको बेसिक सी बात है, पता होगा ये पिछले चैप्टर में, कि जितने भी मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो बेटा उनपे पॉजिटिव चार्ज आता है। कहने का मतलब ये है कि जो धातुएं होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को रखते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, और ये सब क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। तो अब ये बोल रहा है कि जैसे विपरीत आवेश वाले होंगे ये तेजी से रिएक्शन करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये इसके साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा और ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। ठीक, सोडियम नाइट्रेट, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा, और ये PPT के रूप में ऐसे बढ़ जाता है, आउटशेप जिसको हम लोग कहते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप किसी प्रकार से और भी कोई भी रिएक्शन ले सकते हो तो वो भी ऐसा ही रिएक्शन करेगा। तो अब हम लोग यहाँ तक इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, और जो भी चीजें आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, नोट्स तैयार करिए, उसको रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।